हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमारा जो प्लांट वाटर रिलेशंस था चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका आज का हमारा सेकंड क्लास होने वाला है, जो कि होने वाला है भैया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। सो सॉइल से कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का रूट के अंदर, ये सब कुछ आज के क्लास में हमको देखना है। तो क्या देखना है भैया हमको आज के क्लास में? सिंपल, यस, एब्जॉर्प्शन of water from soil through root। ठीक है, तो एक रूट में कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, ये सारी चीजें हमको देखना है। तो ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोसेस है ना एब्जॉर्प्शन की, एक सीक्वेंस में होती है, जिस सीक्वेंस में तीन प्रोसेस आती है, जो कि कौन कौन सी है भैया? सबसे पहला है इम्बिबिशन। क्या है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन यानी कि सिंपल आप समझो एडजॉर्प्शन। दो चीजें होती है, एक एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, मैं अभी भी बता देता हूं कि एब्जॉर्प्शन मतलब जब अंदर तक के वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाए, और जब चीजें या कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वाटर सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको अपन एडजॉर्ब बोलेंगे। ओके, सो इम्बिबिशन यानी कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है थोड़ी देर में बताएंगे। सो एक होता है इम्बिबिशन, दूसरा होता है भैया डिफ्यूजन। क्या होगा फिर? डिफ्यूजन। और फिर होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस। तो ये जो तीनों प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये तीनों प्रोसेस के थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, क्या होता है? तो सिंपल आप ये समझो कि ये एक रूट है। क्या है ये भैया? रूट है, प्लांट की रूट है। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इधर सॉइल में, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, चलो इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, मजा आएगा। तो ये जब इस सेल के सरफेस पर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इम्बिबिशन शो करेंगे, यानी कि एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब ये जो है रूट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि एड्सॉर्प्शन। तो ये सबसे पहले ये जो वाटर है इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अचीव नहीं हो जाती, तब तक के इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होते रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे कि आपको पता है, मैं सिंगल ये क्या बनाया है, मैंने ये रूट हेयर बनाया है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये भाई, ये जो बाहर की ये क्या है? ये है सेल वॉल। क्या है ये? सेल वॉल। और ये जो अंदर है कौन है? ये सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो बाहर की सेल वॉल है, हमने बोला था कि सेल वॉल क्या है? फ्रीली परमिएबल है। क्या है? फ्रीली परमिएबल। तो ये जो फ्रीली परमिएबल है, जिसकी वजह से बहुत सारे कुछ भी मॉलिक्यूल्स सारे के सारे क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, सारे के सारे एंटर कर जाते हैं। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ये जो है हमारे सेल वॉल पे आके क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इम्बिबिशन। क्या कहते हैं? इम्बिबिशन। फिर अब देखा जाए तो भैया बाहर वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर ज्यादा, अंदर वाटर कम है। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि भैया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी सॉलिड लिक्विड कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट शो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं बोल रहा हूं कि बाहर की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की तरफ कम कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके वजह से अब ये जो मॉलिक्यूल है कहां चले जाएंगे भैया? अंदर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे भैया? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के वजह से क्या हुआ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ये कहां आ गए? बीच में आ गए। मतलब अब ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आ गए। फिर लास्ट में होता है ऑस्मोसिस। मतलब ये अब ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे, तब जाके हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा। तो सिंपल, ये जो एब्जॉर्प्शन है तीन तरीके से हो रहा है। पहले मॉलिक्यूल्स बाहर आके एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं बाहर की मेम्ब्रेन में, फिर अंदर आ रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और फिर एकदम साइटोप्लाज्म में पहुंच रहे हैं। कब? किसके थ्रू? थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, क्लियर है? तो ये अपने को तीन स्टेजेस में, ये तीन सिक्वेंशियल स्टेज है जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ये अपने को देखना
है। क्लियर है? तो चलो अपन चलते हैं भैया हमारे थ्योरी की तरफ, वहां पर काफी अच्छे से डीप में देखना है ये सारी चीजें हमको। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा आपको पहले ही बता दिया है कि 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि काफी सिक्वेंशियल प्रोसेस है। तो क्या बोल रहा है हमको यहां पर कि व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट ऑल बिलो 3 फिजिकल प्रोसेस कैसी होती है भैया? सीक्वेंस में होती है। ये तीनों सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले इम्बिबिशन होगा, उसके बाद डिफ्यूजन होगा, उसके बाद ऑस्मोसिस होगा, तभी तो ये प्रोसेस ना हो पाएगी बराबर। ओके, सो ये तीनों प्रोसेस बराबर होती है, इम्बिबिशन और डिफ्यूजन और फिर ऑस्मोसिस 1 बाय 1, तब जाके हमारा क्या कंप्लीट होता है? एब्जॉर्प्शन। तो चलो हम चलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्बिबिशन यानी कि सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, देन इम्बिबिशन के वजह से स्वेलिंग अप हो जाती है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स यानी कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि लविंग। तो जो वाटर के साथ कांटेक्ट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में क्या हो जाएंगे भैया? वो क्या हो जाएंगे? उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, मतलब उसका एड्सॉर्प्शन होगा वाटर का। ठीक है, कहां पर एड्सॉर्प्शन होगा? जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होंगे यानी कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जहां पर होगा। मतलब ये जो हमारा रूट है, यहां पर जो भी हाइड्रोफिलिक वाला रीजन होगा, ऑब्वियसली वो तो सभी होता है, तो हाइड्रोफिलिक वाला जहां रीजन होगा उसको वहां पर क्या हो जाएगा? एड्सॉर्प्शन। क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। अच्छा, अब देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये इस पर एड्सॉर्प्शन होगा और किसका एड्सॉर्प्शन होगा? तो यहां पर हमको बताया इम्बिबेंट सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब वाटर एंड लिक्विड। जो वाटर या कोई भी लिक्विड को एब्सॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? इम्बिबेंट। तो ये मैं इसको इम्बिबेंट बोल सकता हूं, इम्बिबेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको एब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन हो कौन रहा है? ये जो मॉलिक्यूल है, वाटर, लिक्विड, जो भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? इम्बिबेट। क्या बोलेंगे? इम्बिबेट। क्लियर है? तो इम्बिबेंट और इम्बिबेट दोनों करके क्या बता रहे हमको? इम्बिबिशन। तो सिंपल सा ये है कि जो एब्सॉर्ब कर रहा है वो इम्बिबेंट, जिसको कर रहा है इम्बिबेट। ओके, सो इम्बिबेंट मतलब सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब वाटर, जो वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है उस सब्सटेंस को अपन बोलेंगे इम्बिबेंट, और इम्बिबेट उसको बोलेंगे यानी कि जो भी वाटर लिक्विड जो कि इम्बाइब्ड हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। ओके, रूट हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। कल ही पिछले क्लास में हमने देखा था भैया कि जो रूट हेयर है वो उसकी जो सेल वॉल है 2 कंपोनेंट से बनी है, एक सेलुलोज और पेक्टिन से। पेक्टिक की लेयर है, पेक्टिक यानी ही पेक्टिन, और सेलुलोज दोनों की क्या है भैया? पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। सो पेक्टिक और सेलुलोज की लेयर बनी होती है, कंपोज्ड विच आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, जो कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स की हमने बात की ना, जो एड्सॉर्ब करता है, तो वो कौन है? पेक्टिक और सेलुलोज। और पेक्टिक और सेलुलोज से ही तो हमारी सेल वॉल बनी हुई है। क्लियर है यहां तक के? देन वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली एड्सॉर्ब ऑन द वॉल ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। तो इस हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में जो वाटर है बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आपको पता है कि ये चीजें बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक के। जैसे कि एग्जांपल, सोकिंग ऑफ सीड। भैया कोई भी, किसी को भी हम भिगाने डाले, यानी कि जैसे हम किशमिश ले ले या कुछ भी, जब हम उसको भिगाने डालते हैं तो वो क्या कर लेता है? वाटर को सोक कर लेता है। ओके, देन स्वेलिंग ऑफ ड्राइड रेजिन्स, वैसे ही। देन लीडिंग ऑफ फ्लोर, यानी कि जब हम आटा वगैरह भूनते हैं तो अब उसमें हम क्या करते हैं? वाटर को जब ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है भैया? भूल जाता है। यस, क्लियर है यहां तक के? देन चलते हैं हम, हमारा सेकंड इज डिफ्यूजन। तो अब हमने क्या कर लिया, चलो मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूं। तो ये जो बाहर का था, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आके ऐसे इम्बाइब्ड हो गए थे, मतलब हमारा इम्बिबिशन हो गया। क्या हो गया? इम्बिबिशन। अब इसको अंदर जाना पड़ेगा। अब कहां जाना पड़ेगा? अंदर। क्यों? क्योंकि देखो बाहर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अभी बहुत ज्यादा हो गया बाहर। तो अब ये फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे भैया? मूव करेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है कैसी है? फ्रीली परमिएबल है, जिसके वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? अब अंदर की तरफ। इसी को अपन क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। नाउ द डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ आयंस बोलो, एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, फ्रॉम सब्सटेंस
फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में उस मूवमेंट जो हमको दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो बोलते हैं कि मूवमेंट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मूवमेंट किसके वजह से होता है, उस मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके वजह से ये मूवमेंट शो होता है। डिफ्यूजन कंटिन्यूस टिल एन इक्विलिब्रियम रीच। भाई अब ये डिफ्यूजन भी कब तक होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाती। मतलब ये अंदर वाटर आएगा, अंदर वाटर आएगा, अंदर वाटर आएगा, वाटर आएगा, वाटर आएगा, जब तक के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक के वाटर अंदर आते रहेगा, आते रहेगा। मतलब कब तक होगा भैया, जब तक कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रीच नहीं हो जाती तब तक के ये होते रहेगा। ओके, देन वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमेबल सेल वॉल। यस, वाटर पास कर रहा है थ्रू फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहा है। वाटर इज नाउ एट इंटरफेस। देखो अब पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल कहां है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां है अब वाटर, बिटवीन यानी कि इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पर पहुंच चुका है। क्लियर है यहां तक के। जैसे कि देखो डिफ्यूजन आपको समझ में नहीं आता तो जहां ज्यादा मॉलिक्यूल है यहां कम मॉलिक्यूल है, एक टाइम के साथ क्या होगा कि दोनों बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रीच हो जाएगी। देन अब अपने को भैया इसके सिग्निफिकेंट महत्व के बारे में जानना है डिफ्यूजन का। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल होता है, बहुत जरूरी है। कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, बोला जाए तो वाटर नीचे है और हम थोड़ा उसको ऊपर की तरफ कंडक्ट करा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है डिफ्यूजन। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे ही गैसेस का एक्सचेंज भी होता है स्टोमेटा के थ्रू। एंड द ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जैसे कि आपको पता है कि वाटर पूरा प्लांट के रूट से लेकर के ऊपर की तरफ जाता है थ्रू डिफ्यूजन। सो इसीलिए बता रहा है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इसके थ्रू किया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, क्लियर है। अब बात हो रही जब हम डिफ्यूजन पढ़ रहे तो भाई डिफ्यूजन प्रेशर, कुछ ना कुछ वहां पर प्रेशर क्या होता होगा, वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बनता होगा जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं हमको कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, डिफ्यूजन प्रेशर। मैं बोल रहा हूं कि जैसे कि ये सेल है और ये बाहर वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो उस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे भैया, डिफ्यूजन प्रेशर। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। और ये मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। जिधर ये मॉलिक्यूल, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर वाटर के भैया 10 मॉलिक्यूल है, यहां अंदर एक ही है, अंदर एक ही है, मतलब यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है, तो ये अंदर आने के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे भैया, डिफ्यूजन प्रेशर। अब देखो क्या है कि ये अगर प्योर वाटर है तो उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थोड़ा सा अगर कोई वहां पर सॉल्यूशन है तो उसका कम होगा। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर का हमेशा जो है भैया डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब वो कोई सॉल्यूशन यानी कि उस पे क्या हो जाते हैं, कोई भी सॉल्ट्स वगैरह उसमें अगर ऐड है कोई भी मिनरल, तो जिसके वजह से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो सिंपल कि द प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल, डिफ्यूजिंग पार्टिकल कौन से भैया, यही है वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे अंदर की तरफ, उसके द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो बोलते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ सॉलिड, वो कुछ भी हो सकता है। देखो डिफ्यूज कोई भी सॉलिड, कोई सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल हो सकता है, गैस पार्टिकल हो सकता है। तो वो जो पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल बोलो, लिक्विड, गैस, टू द डिफ्यूज फ्रॉम एन एरिया ऑफ इट्स ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर की तरफ और सेल की तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, मतलब ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ प्रेशर लगाएगा। और ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। नाउ डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। ऑब्वियसली भैया डिफ्यूजन प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे। मैंने क्या बोला, यहां पर अगर 10 मॉलिक्यूल है वाटर के तो प्रेशर क्या होगा, कितना होगा, और यहां पर अब वाटर के 20 मॉलिक्यूल्स है तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर 10 पार्टिकल्स है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, डिफ्यूज पार्टिकल उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो वही बोल रहा है कि डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल से।
डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट, जो भी प्योर सॉल्वेंट होगा हम तो कंसिडर वाटर करेंगे, उसका हमेशा ऑलवेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा उसका कम होगा। क्लियर है यहां तक के? देन भैया डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, देखो डीपीडी, इसको क्या बोलते हैं अपन? डीपीडी। अच्छा मेरे तीनों सब बराबर ही दिख रहे हैं, डीबी और पीबी, अच्छे से बनाता हूं। डी पीडी, डीपीडी बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या है? ये सेल की प्यास है, ठीक है। आपकी बुक में प्रॉपर तरीके से बताया है कि जो बोलचाल की भाषा है उसमें इसको डीपीडी को हम बोलते हैं कि ये सेल की थ्रस्ट है। मतलब डीपीडी वो प्रेशर है जितना, मतलब एक सेल है, ये सेल बाहर के मॉलिक्यूल्स को कितना अंदर आने दे सकता है उसको बोलते हैं अपन उसकी प्यास, ठीक है। मेरे को कितनी प्यास है डिपेंड करता है कि मैं कितना पानी पी रहा हूं, वैसे ही इस सेल की कितनी प्यास है डिपेंड करते हैं कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वही बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट में द टर्म वाज कॉइन्ड बाय बीएस मेयर, कब? 1938 में। डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, इसको सक्शन प्रेशर बोला है, ठीक है, सक करते हैं, दैट्स व्हाई डीपीडी कैन बी कंसीडर्ड एज थर्स्ट ऑफ सेल। ये थर्स्ट ऑफ सेल है, मतलब सेल कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से, विच हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। एक सेल की कितनी कैपेसिटी है कि भैया वो अपने सराउंडिंग में से कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको बोलेंगे अपन डीपीडी। मतलब सिंपल भैया कि वो एक सेल है, अपने सराउंडिंग में से कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सेल की प्यास हुई, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? थर्स्ट ऑफ सेल। और वो जितना भी उसको क्या, मतलब जो भी वो वॉल्यूम होगा उसको बोलते हैं अपन, जो भी प्रेशर अप्लाई होगा उस टाइम पे तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ठीक है। क्लियर है? देन सेल सैप, सेल सैप की जब बात होगी तो जब भी ये सेल है, सेल के अंदर ये जो भाई हमारा साइटोप्लाज्म वाली बात है ना, इसको अपन सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप, सेल सैप। तो सेल सैप हैज लोअर क्या डिफ्यूजन प्रेशर देन वाटर अराउंड द सेल, दस वाटर डिफ्यूजेस इनसाइड। देखो अब यहां पर क्या बताने की कोशिश की है हमको, मैं क्या बोल रहा हूं, ओके क्या बता रहा है कि कोशिश कर रहा है, ये सेल है, ये क्या है? सेल है। तो चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये सेल है, ये अंदर सेल सैप है, यहां पर जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या है? कम है। और बाहर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, बाहर, क्योंकि बाहर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, ये ज्यादा, यहां पर कम है। सो डिफ्यूजन प्रेशर अंदर कम है, डिफ्यूजन प्रेशर बाहर ज्यादा है। क्यों डिफ्यूजन प्रेशर, किस बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। और जहां ज्यादा होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन भैया अंदर की तरफ मूव करेगा। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि यहां जो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, तो जो डिफ्यूजन प्रेशर जिधर ज्यादा होगा वही तो मूव करेगा। मतलब इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है तो ये मूव करेगा भैया कहां? अंदर की तरफ। और अंदर का प्रेशर कैसा है? कम है। तो वही ये बता रहा है कि जो सेल सैप है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम है, डीपी कम है देन द वाटर अराउंड द सेल। और जो सेल के बाहर जो वाटर है उसके कंपैरिजन में, जिसके वजह से वाटर कहां जाएगा भैया? सेल के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। क्लियर है यहां तक के? देन फिर हमको बताया है एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि भैया मेरे हिसाब से आपके इसमें ऑस्मोसिस के बाद दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम यहां दी है तो मैंने उठा करके लाया। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कुछ नहीं है, क्या बता रहा हूं मैं, चलो अपन यहां पर आते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने क्लास 11th में भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं तो कुछ आपने इस तरीके से देखा होगा, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, ठीक है। क्या है ये? क्या है, किसी को पता है? ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। क्या है ये? लिपिड के मॉलिक्यूल है जो कि आपस में बायलेयर के फॉर्म में अरेंज हो गए, इस तरीके से हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक इसका हेड है, और जो सॉरी हाइड्रोफिलिक, वो हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक, कैसा क्या है? इसकी हेड है, और हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक
टेल है भैया, जिसके वजह से ये जो टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से डर लगता है उसको, जिसके वजह से वो कभी वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करता, तो ये वाटर के साथ कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। और जो हेड वाला है वो तो हाइड्रोफिलिक है ही, तो वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ दिखाई दे रही है हमको, ये इसके टेल की, ठीक है, ये पूरी लिपिड की लेयर होती है, जिसके वजह से ये वाटर यहां से मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, अपने पास वाटर को आने नहीं देगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर कैसे जाएगा, बाहर से अंदर कैसे जाएगा? इसीलिए जब आपने पढ़ा होगा तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जैसे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा है, तो यहां पर ऐसे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो चैनल्स प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। बीच बीच में मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन्स है इनको मैं नाम दे रहा हूं पोरिन प्रोटीन। कौन सा भैया? पोरिन प्रोटीन, जिनमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके थ्रू कहां जाएंगे भैया? सेल के अंदर जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी ऑब्वियसली यहां पर बात हुई फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक चैनल का काम करता है ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल है इधर से इधर क्या कर सके? मूव कर सके। तो वही हमको यहां पर बताया गया है। देखो प्रॉपर ये सेल मेम्ब्रेन हमको दिखाई गई है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये जो एक्वापोरिन प्रोटीन है, इसके थ्रू ही जा पाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां से वो जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो बीच में जो टेल है ना, ये कैसी है? हाइड्रोफोबिक टेल है। तो क्या बताया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिव, इसमें कोई एक्टिव एटीपी वगैरह खर्च नहीं करना पड़ता, ये भी पैसिव तरीके से होता है। कब होगा पैसिव? जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा और अंदर कम होगा सेल के अंदर। सो द ये कैसी प्रोसेस है? पैसिव ऑफ द सॉल्यूट वेयर मीडिएटेड बाय अ कैरियर इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कहां पर होता है? ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। किसके हेल्प से भैया? कैरियर। कैरियर कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन कैरियर जो कि चैनल का काम कर रहा है। कौन सा प्रोटीन? पोरिन प्रोटीन। नाउ लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स कैन इजीली पास। तो जो लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट है वो इस लिपिड से डायरेक्ट पास हो जाते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्युबल होके। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि वाटर, वो यहां से जा पाएगा क्या? नहीं, इसलिए उसके पास प्रॉपर चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट नीड कैरियर, हाइड्रोफिलिक के लिए कैरियर की जगह होती है, जरूरत होती है। नाउ membrane protein, aquaporin and ion channel are side to the facilitated डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यही एक्वापोरिन चैनल क्या और आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो डिफ्यूज हो पाए। प्रोटीन हेल्प टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भैया ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है इस सब्सटेंस को क्या इधर से उधर ट्रांसफर होने में, ट्रांसमिट होने में, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बोले तो एनर्जी कुछ खर्च नहीं हो रही है, मतलब ही तो ये प्रोसेस कैसी है? पैसिव। अगर एनर्जी खर्च होती तो कैसी होती भैया? एक्टिव होती। क्लियर है? तो अभी तक के हम क्या देख रहे थे? एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। ओके, डोंट फॉरगेट अवर टॉपिक। सो एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, तो जो पहला हमारा हमने बोला कि भाई 3 सीक्वेंशियल स्टेज में होता है। सबसे पहले इम्बिबिशन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड डिफ्यूजन कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है ऑस्मोसिस भैया। तो ऑस्मोसिस कैसे होता है वो देखते हैं। देखो ऑस्मोसिस जो है ना, ये डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, जो कि एग्जैक्ट वाटर के लिए ही हम इस पे बात करते हैं। ऑस्मोसिस की जब भी बात होती है तो वाटर के कंपैरिजन में बात होती है। तो यहां पर क्या बोला है कि ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हाँ, कहां जाता है? वेट, वेट 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 वेट, ओ भैया, ओ भैया क्या हो गया भैया? देखो मैं आपको नहीं क्या हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक जैसी चीजें बताने वाला हूं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, वेट जस्ट 2 मिनट। हाँ, आ गए अपन अपनी जगह पे। इसको कर देते हैं क्रॉस और हम आ जाते हैं यहां पर। देखो 3 चीजें मैं बता देता हूं आपको जो कि अपने को देखनी है, लेकिन ये अभी बताने के लिए मेरे को ये बताना अभी थोड़ा आपको जरूरी है, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। पहला मैं बोल रहा हूं भाई हाइपोटोनिक। क्या बोल रहा हूं? हाइपोटोनिक। क्या बोला? हाइपोटोनिक। दूसरा मैं जान दो क्या डालू? हाइपरटोनिक डाल देता हूं, हाइपरटोनिक। और तीसरा आइसोटोनिक। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़े नहीं हो, केमिस्ट्री वगैरह में ये पढ़ते रहते हो। मैं बोल रहा हूं कि भैया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, हाइपो मतलब कम, मतलब उसमें वाटर कम होगा, वाटर कम होगा। क्या होगा? वाटर कम होगा। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा हूं कि मैं यहां पर ये जो वाटर है ना, वाटर यहां पर ज्यादा होगा
कम होगा सॉल्यूट। कौन कम होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट कम होगा, वाटर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं भैया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वाटर ज्यादा होगा यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा। ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं भैया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल समझो आप कि ये सेल है, ये सेल है, सेल के बाहर वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है, सेल के बाहर बहुत ज्यादा वाटर है, और ये सेल के अंदर देखो थोड़ा बहुत वाटर है, थोड़ा बहुत वाटर है, लेकिन साथ में अंदर सॉल्ट है, मिनरल है, गांव भर की चीजें, यानी कि सॉल्यूट अंदर ज्यादा है, सॉल्यूट अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे सॉल्वेंट कम है, और बाहर जो है क्या है? सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो अब ये जो बाहर का सॉल्यूशन, बाहर ये जो बन रहा है, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कौन सा भैया? ये हाइपोटोनिक। क्या? हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि यहां वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, और अंदर जो कंडीशन है, अंदर क्या है? वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, जो कि यहां कंडीशन है। क्या ज्यादा है? वाटर ज्यादा, सॉल्यूट कम। और मैं बात किया कि भैया हाइपरटोनिक में क्या होगा? फिर वहां पर सॉल्यूट, सॉल्यूट भर भर के भर भर के भर भर के होगा, और क्या कम होगा? वाटर बहुत कम होगा। सिंपल। ये यहां पर समझ लो कि आपने पूरा एक गिलास पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डाला है, तब एक सॉल्यूशन बना, और आपने यहां पर क्या किया है भैया? क्या बोलूं, 10 चम्मच, यस, 10 चम्मच सॉल्ट में आपने यहां पर 5 ml वाटर लिया है। तो यहां पर वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, और यहां पर वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। तो वाटर यहां ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होगी चीज। तो वाटर यहां ज्यादा है, यहां कम है, सॉल्यूट यहां कम है, सॉल्यूट यहां ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मूव करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तरफ। और आइसोटोनिक मतलब जब दोनों बैलेंस हो भैया, बाहर वाली कंडीशन और अंदर वाली कंडीशन भी बैलेंस हो, तब जाके अपन उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्लियर है? तो यहां पर हमको क्या बताया गया है अब कि जो ऑस्मोसिस है इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। सो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। भैया सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होना, कहां से कहां? जैसे कि वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक है। क्या हाइपोटोनिक है भैया? हाइपोटोनिक है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को अपन बोल रहे हैं कम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर ज्यादा है, मतलब वाटर ज्यादा है भैया, वाटर ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर यहां ज्यादा हो गया, तो ये जो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हाइपोटोनिक वाला सॉल्यूशन क्या करेगा? मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां वाटर कम है, थ्रू द सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो अब मैं एक बार और बता देता हूं, ये सेल मेम्ब्रेन बनाया मैंने, देखो यहां पर सेल वॉल नहीं बनाया, सीधे सेल मेम्ब्रेन बनाया मैंने। चलो एक और आपके लिए ले लेते हैं, ये हमारी सेल वॉल। क्या है? ये सेल वॉल है। यहां वाटर आ चुका है डिफ्यूजन के थ्रू, यहां वाटर आ चुका है ढेर सारा डिफ्यूजन के थ्रू। मैं आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो सेल सैप है यानी कि अंदर साइटोप्लाज्म है, यहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है भैया, सॉल्यूट ज्यादा है ना, जिसके वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम बोलते हैं कम है। अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट का, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्यूट का, तो यही तो बताया है। लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां कम है, तो ये यहां से यहां मूव करेगा। इसलिए आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, भाई ये सॉल्यूट के कंपैरिजन में लिखा है। लेकिन अगर जैसे आपको बोला लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वाटर ज्यादा है, तो फ्रॉम जहां वाटर ज्यादा होगा हमेशा कम के तरफ मूव करेगा। तो ये जो हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये क्या करेंगे भैया? मूव करेंगे वाटर यहां से यहां की तरफ। ठीक है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट, क्या? सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि सिंपल, जहां वाटर ज्यादा है वो कम वाटर की तरफ मूव करेगा, जैसे कि यहां वाटर ज्यादा है वो इधर मूव करेगा। ओके, सो अ प्रोसेस वेयर एक्चुअली एंटर द रूट हेयर, जैसे कि जो रूट हेयर में ऐसे ही एक्चुअल एंटर होता है सेल के
अंदर, ठीक है। सेल सेप इनसाइड द सेल इज कॉन्सेंट्रेटेड विच कंटेन, देखो क्यों सेल के अंदर जो है ना सेल सैप काफी कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर मिनरल्स प्रेजेंट है, शुगर्स प्रेजेंट है, वाइल सॉल्यूबल सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल वॉल इज वीकर। तो जो सेल वॉल के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी सॉल्यूशन होता है वो वीक होता है और अंदर काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसके वजह से सॉल्वेंट फ्रॉम आउटसाइड एंटर टू द सेल पासिंग थ्रू द सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके ये सेल के अंदर मूव कर जाती है। Thus, water at the interface of cell wall and plasma membrane enters into the cytoplasm। देखो अभी तक की हम बात कर रहे थे कि जो वाटर है इंटरफेस में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है, और इस प्रोसेस से वो कहां चले जाएगी भैया? सेल के अंदर, यानी कि रूट हेयर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस के थ्रू। क्लियर है यहां पे? अब हम आगे पे कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करने वाले हैं भैया, क्या होता है टर्जर प्रेशर, देन द वॉल प्रेशर, जैसी चीजों की बात करने वाले हैं। देखो जो मैंने अभी आपको बताया हाइपर, हाइपो और आइसो, उसके बारे में हमको बताया गया है कि भैया 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। पहला बताया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में भैया क्या होगा? साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है वो बाहर कम होगा, एंड सेल सेप सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज हायर than that of the cytoplasm, then the cell safe such solution is known as hypertonic solution। क्लियर है? जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो होगा हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है। देन आइसोटोनिक क्या है? हैविंग सच अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेयर देयर इज नाइदर गेन और नॉर लॉस, ना जहां पर ना मूवमेंट ही नहीं होगा, ना गेन होगा ना लॉस होगा इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम, अदरवाइज द कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, सेल में दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम होगा। देन यहां पर एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस की बात की है, तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस सिंपल देखो क्या है। एक्सोस्मोसिस यानी कि जो मूवमेंट है सेल के अंदर से बाहर हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि एक सेल है, ये एक सेल है, इसके क्या हुआ? इसमें काफी वाटर है लेकिन इसके बाहर वाटर नहीं है, तो ये वाटर बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ऐसे ऑस्मोसिस को क्या बोलेंगे हम? एक्सोस्मोसिस। अब एक सेल है जिसके बाहर ज्यादा वाटर है, सेल के अंदर कम है, तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्लियर है? अब देखो जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ आता है तो सेल टर्जिड हो जाता है, ऐसा फूल जाता है, ठीक है। लेकिन जब वाटर सेल से बाहर की तरफ आएगा तो सेल ऐसा फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ऐसे एकदम मुरझा जाएगा उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम किसी प्लांट को पानी ना दे कुछ दिन तक के तो कैसे सूख जाता है, उसी तरीके से। नाउ अब देखो हमको क्या बताया? टर्गर प्रेशर। देखो टर्गर प्रेशर क्या है? ये देखो ये सेल है, क्या है भैया? सेल। सेल के बाहर क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ये सेल वाटर मॉलिक्यूल कहां चले गए? अंदर चले गए। कहां चले गए? अंदर चले गए। जैसे अंदर चले गए तो ये सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रेशर अप्लाई करेगा इस वॉल के ऊपर, तभी ना जाकर के ये कैसा हो जाएगा? एकदम फूल जाएगा। ठीक है, तो यही वो इसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। व्हेन द सेल इज इमर्स्ड इन वाटर, जब हम सेल को वाटर के अंदर डालते हैं, देन वाटर एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, तो वाटर कहां आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। अब अप्लाई अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब ये जो है ना प्रेशर कहां अप्लाई करेगा? इस वॉल पे, उसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और टीपी, टीपी यानी कि वही टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टर्जिड सेल। जो टर्जिड सेल है ना वो अपने प्रेशर अप्लाई करता है सेप ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये सिंपल उसी तरीके से है जब हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज बोलो, वेसल्स बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। वैसे ही जो अंदर चीज है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, इस वॉल के ऊपर जो भी प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को कहते हैं अपन टर्गर प्रेशर। क्लियर है? देन टर्जिडिटी इंक्रीज द टर्गर प्रेशर। जितना ज्यादा सेल टर्जिड होगा, मतलब उतना जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हम बोल सकते हैं ना, जितना ज्यादा काफी अंदर से स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर वाटर होगा उतना ज्यादा वो टर्जिड होगा, और जितना ज्यादा वो टर्जिड होगा उतना ज्यादा उसका टर्जिड प्रेशर होगा, यानी कि टर्गर प्रेशर होगा। टर्जिडिटी इंक्रीज टर्गर प्रेशर यानी कि टीपी ऑफ द सेल। देन इफ द सेल फुल्ली टर्जिड देन डीपीडी इज जीरो। देखो मैंने डीपीडी आपको बताया था, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, यानी कि जो सेल है उसकी प्यास। अब मेरे को बताओ ये सेल पूरा टर्जर्ड है, मतलब टर्जिड है, पूरा फूल चुका है, तो क्या वो और वाटर को अंदर आने देगा? मतलब उसकी प्यास नहीं है। अब उसकी प्यास नहीं, मैंने जैसे अभी 4 गिलास पानी पी लिया भैया तो मेरी प्यास पूरी तरीके से बुझ गई,
ठीक है, अब मैं और पानी पी सकता हूं क्या? नहीं। तो वैसे ही अब ये सेल पूरा टर्जिड हो चुका है, अब ये और पानी ले सकता है क्या? नहीं। जिसके वजह से इसकी जो प्यास है यानी कि डीपीडी है, यानी कि थर्स्ट ऑफ सेल 0 हो जाएगा, क्योंकि अब और पानी ये पी नहीं सकता। उसीलिए बोला है कि फुल्ली टर्जिड, जब सेल पूरी तरीके से टर्जिड हो, जैसे कि मेरा पेट पूरी तरीके से भरा है तो मैं और खाना खा सकता हूं क्या? नहीं। वैसे ही ये सेल पूरी तरीके से टर्जिड है तो डीपीडी क्या हो जाएगा इसका? 0। देन वॉल प्रेशर। अब देखो वॉल प्रेशर क्या है, तो जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, किसके ऊपर? वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो ये वॉल भी इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, तभी तो एक बैलेंस वाली कंडीशन वहां पर अचीव हुई है। तो वही बताता है कि सेल वॉल एक्सर्टेड प्रेशर ऑन इनर सेल सेप। तो वैसे ही ये जो सेल वॉल है ये अंदर की तरफ भी प्रेशर लगाती है, दैट इज काउंटर प्रेशर बोलते हैं अपन जिसको। दिस इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। देखो सिंपल सा बोला जाता है कि मैं नीचे की तरफ खड़ा हूं, मैं यहां पर बैलेंस क्यों खड़ा हो पा रहा हूं? क्योंकि मेरी बॉडी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, और जो नीचे जो है अर्थ बोलो या जो भी जिस पे मैं खड़ा हूं वो मेरे तरफ प्रेशर लगा रही, जिसकी वजह से एक बैलेंस वाली कंडीशन अचीव हुई। वैसे ही जो प्रेशर ये यहां से सेल सेप उधर लगा रहा है किसके तरफ? वॉल में, उसको बोलते हैं अपन टर्गर प्रेशर। और जो वॉल है वो अंदर सेल सेप की तरफ जो प्रेशर लगा रही है उसको अपन कहते हैं भैया वॉल प्रेशर। सो अब फिर बोल सकते हैं अपन, जब ये और ये बराबर होगा तो क्या बोला कि इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, जो सेल पूरी तरीके से टर्जिड है, फुल है, अब उसका टीपी और डब्ल्यूपी क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो बैलेंस कंडीशन आएगी। बट ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये है, ये प्रेशर यहां पर अप्लाई कर रहा है और ये प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, ठीक है। और फुल्ली टर्जिड सेल में ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इनका प्रेशर लगने को होना। क्लियर है यहां तक के? तो हमने क्या देखा भैया? डब्ल्यूपी देखा, वॉल प्रेशर देखा, टीपी देखा, टर्गर प्रेशर देखा, और हमने डीपीडी देख चुके हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो अब आ जाते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है भैया, देखो क्या बोलता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, वाटर मूवमेंट दिखा रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is required in opposite direction so that stop the entry of the solvent molecule into the cell। जब ये प्रेशर दोनों तरफ से इक्वल डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मॉलिक्यूल जो है इधर से उधर मूव कर रहे हैं। अंदर का मॉलिक्यूल बाहर जाने के लिए बेताब है, बाहर का अंदर आने के लिए। तो जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल की एंट्री स्टॉप हो जाएगी। अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई बाहर नहीं जा पाएगा। जब प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होता है, तभी इसके वजह से मूवमेंट शो होता है। अगर दोनों तरफ बैलेंस कंडीशन हो तो मूवमेंट नहीं होता। तो वही बता रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो प्रेशर है जो कि भाई विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जरूरत है, ताकि ये प्रोसेस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूल इनटू द सेल। देखो और क्या बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके बराबर है, किसके बराबर है? कि प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड अपॉन टू द प्रिवेंट फ्लो, जिसके वजह से जो फ्लो है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर की हमको जरूरत है, उस प्रेशर को कहते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ देखो अब सिंपल समझो, डीपीडी बोले तो क्या? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। यानी कि आप सिंपल जैसे सेल की थ्रस्ट बोलो, जो सेल की प्यास है, मतलब अब वो सेल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको अपन बोलते हैं डीपीडी, ठीक है। तो सेल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है? तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ओपी, यानी कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है, माइनस अपन कर देंगे कौन सा? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर यानी कि अंदर से जो लग रहा है बाहर की तरफ वो प्रेशर, तो उससे अपन माइनस कर देंगे। जो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से अंदर आने के लिए तैयार है, और जो टर्गर प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपन ओपी से माइनस कर देंगे किसको? टीपी से, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को टीपी से। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो टीपी टर्गर प्रेशर, यानी कि जो अंदर से वॉल की तरफ लग रहा है और वॉल से जो अंदर की तरफ लग रहा है, उसको बोला था वॉल प्रेशर, है कि नहीं? तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम टीपी को डब्ल्यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। सो डीपीडी माइनस ओपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। क्लियर है यहां पे? देखो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये एक सेल है भैया, ये कितना पानी पी सकता है, उसको अपन बोलेंगे डीपीडी। उसको क्या बोलेंगे? डीपीडी, मतलब इसकी कितनी प्यास है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया बाहर नहीं, क्या 10 मॉलिक्यूल है, बाहर 10 मॉलिक्यूल है और अंदर 6 मॉलिक्यूल है। तो ये अंदर आने के लिए प्रेशर लगा रहा है, उसको बोलेंगे अपन क्या? ओपी, है कि नहीं?
ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जितने भी मॉलिक्यूल ये वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टीपी। क्या बोलेंगे, टीपी। तो ओपी कितना है भैया, 10 है। अंदर कितना है, कितना, 6 है। तो 6 4, मतलब 4 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अब अंदर आ जाएंगे। तो 4 ही उसकी प्यास हुई, डीपीडी कितना हुआ, 4 हुआ। तो वही अपन टीपी को डब्ल्यूपी से भी रिप्लेस करके वहां पर हमको इक्वेशन दी हुई है। देखो अब क्या बोले, एक फ्लैसिड सेल है। एक फ्लैसिड सेल है यानी कि एक ऐसा सेल है जिसके अंदर पानी नहीं है, काफी सूखा है, मतलब उसकी डीपीडी बहुत ज्यादा होगी और टर्गर प्रेशर 0 होगा। तो टीपी इज ऑलवेज 0। टीपी इज ऑलवेज 0, भाई उसके अंदर पानी ही नहीं है तो वॉल पे प्रेशर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। और डीपीडी इज इक्वल्स टू सीधा ओपी हो जाएगा। मतलब हमारा ये जो टीपी 0 हो गया तो सीधा उसका डीपीडी कितना है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही उसका डीपीडी है। देन फिर हमने बोला अगर कोई फुल्ली टर्जिड सेल है जो कि इसके अंदर पानी नहीं आ सकता, तो उसका डीपीडी ऑलवेज 0। डीपीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब जाके उसका टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक के भैया सभी को, बहुत इजी है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट करके आप वापस जाकर के देख ले, 2x पे देखे भले, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। देन अब भैया कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए हैं, क्या है टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है भैया, टर्गर प्रेशर क्या है, द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल सेप ऑन द वॉल ऑफ द सेल। जो सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है सेल सेप, उसको ही अपन ने टर्गर प्रेशर बोला था। इट कीप द सेल एंड ऑर्गेनल स्ट्रेच, जिसके वजह से सेल और जो ऑर्गेनल्स है वो स्ट्रेच रहते हैं, है क्या नहीं। देन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द नॉन वुडी टिश्यू, जो भी नॉन वुडी टिश्यू होता है ना उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे ये बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप है इसी की वजह से मेंटेन होता है। फेलिसिटेड ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये काफी हेल्प करता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्योंकि भाई इसी की वजह से तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनटू रूट हो गया। मेंटेनेंस टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल में जो टर्जिडिटी है इसके वजह से मेंटेन हो पा रही है, क्यों, क्योंकि जो ऑस्मोसिस है ये डिफ्यूजन का एक टाइप है। फैसिलिटेटेड सेल टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को मूवमेंट में फैसिलिटेट कराता है। और ऑफर रेजिस्टेंस टू द ड्रॉट, सूखने से बचाता है, सूखा फ्रॉस्ट होने से एक्सेट्रा। और ऑल्सो किस में हेल्प करता है भैया, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, लीफ को मुरझाने से बचाता है। और लीव्स की विसिनिटी ऑफ टच मी नॉट प्लांट में भी ये करवाता है। क्लियर है। तो आज की क्लास में भैया हमने काफी अच्छे से समय लेते हुए, मैंने काफी समय लिया आपका इस वीडियो में, कि भैया हम किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर में, वाटर का रूट्स के अंदर, सेल्स के अंदर। तो 3 हिस्से देखा हमने, सबसे पहले देखा इम्बिबिशन, देन सेकंड वन इज डिफ्यूजन एंड द थर्ड वन इज हमारा था भैया ऑस्मोसिस। क्लियर है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आई, ओपी, डीपीडी, देन डब्ल्यूपी जैसी कुछ चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक के। सो ये इससे काफी कुछ क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे ऐसा लगता है, आई होप आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।